नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2012 यूजीसी नेट का सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह क्लास रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिसंबर 2012 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। 1 नंबर प्रश्न है, सम उत्पाद पर अधोमुखी गति के लिए पूंजी एमआरटीएस एल के प्रति इकाई श्रम की एमआरटीएस निम्नलिखित के द्वारा दर्शाई जाती है। तो यह दर्शाई जाती है माइनस डी के अपान डी एल, माइनस डी के अपान डी एल। ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ए सही आंसर 1 का। अगला 2 नंबर प्रश्न है, विभिन्न बाज़ारों में भिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है। तो भिन्न बाज़ारों में भिन्न कीमत वसूल करना कीमत विभेदीकरण कहलाता है। कीमत विभेदीकरण ए ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड या 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। कीमत विभेदीकरण किसे कहते हैं, तो क्या क्या शर्तें आवश्यक होती हैं कीमत विभेदीकरण के लिए। जब एकाधिकारी या विक्रेता अपने एक ही उत्पाद का मूल्य अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो उसे कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। जैसे एक ट्रेन मान लेते हैं कि दिल्ली से इलाहाबाद के लिए आ रही है, तो उस ट्रेन में स्लीपर का अलग टिकट, एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी का अलग अलग चार्ज रेलवे द्वारा वसूल किया जाता है और जनरल डिब्बे का अलग चार्ज रहता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कीमत विभेदीकरण की स्थिति देखने को मिलती है। तो जब एकाधिकारी या विक्रेता अपने एक ही उत्पाद का मूल्य अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है तो उसे कीमत विभेदीकरण कहते हैं। क्या क्या शर्तें कीमत विभेदीकरण के लिए आवश्यक हैं, तो पहली शर्त जो है एकाधिकार की स्थिति होनी चाहिए। बाजार कम से कम 2 हिस्सों में बटा हुआ होना चाहिए। दोनों बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए। एकाधिकारी द्वारा बेची गई वस्तुएं अहस्तांतरणीय हों, अन्य कोई वस्तु ना बेचने पाए, स्थानापन्न वस्तु ना हो और बाजार जो है दूर दूर हों। यदि यह शर्तें पूरी होती हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कीमत विभेदीकरण की स्थिति देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्थिरीकरण नीति में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। निजी निवेश, इन्वेंट्री निवेश, स्वायत्त निवेश, लोक निवेश। तो स्थिरीकरण नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है स्वायत्त निवेश, सी ऑप्शन सही है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है, तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा जो है गुन्नार मिडल द्वारा दी गई थी, तो इसलिए गुन्नार मिडल से संबंधित निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा है, डी ऑप्शन सही है। सोलो ने अपना मॉडल किसके विकल्प के रूप में निर्मित किया, कैल्डार के विकास मॉडल के विकल्प के रूप में या रेनिस्फी का विकास मॉडल, हैरडोमर और मिड के मॉडल के रूप में। तो सोलो ने अपना जो विकास का आर्थिक विकास का मॉडल प्रतिपादित किया है वह मॉडल जो है हैरड और डोमर के विकास मॉडल का प्रतिरूप है कह सकते हैं, या विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो हैरड डोमर सी ऑप्शन में दिया गया, सी सही है। सोलो जो है एक नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं और सोलो बताते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि पूंजी निर्माण से होती है। सोलो अपने मॉडल में पूंजी उत्पाद अनुपात एवं पूंजी श्रम अनुपात को शामिल करते हैं और साथ ही ग्रोथ मॉडल में उत्पादन फलन की व्याख्या स्पष्ट रूप से करते हैं। अगला, तो इस प्रकार से है सोलो का मॉडल जो है हैरड डोमर का वैकल्पिक रूप कह सकते हैं। यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो शेष, तो यदि कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाया जाएगा तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा।
या कह सकते हैं सकल प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। सकल प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो बी सही है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर सही बी है। अगला 7 नंबर, यदि आंकड़े दरों समानुपात तथा अनुपातों से संबंधित है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए कौन से माप का उपयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यदि केंद्रीय प्रवृत्ति में आंकड़े जो हैं दरों समानुपात और अनुपातों से संबंधित हैं तो ज्यामितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है और ज्यामितीय माध्य डी ऑप्शन में है, तो 7 का सही आंसर डी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का अवसर लागत रूप किसने प्रतिपादित किया। तो तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का अवसर लागत रूप जो है हाइबरलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। हाइबरलर जो है आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है, धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दी। तो धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा तो है ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा दी गई थी। ब्रटलैंड रिपोर्ट सी ऑप्शन में है, 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, नियोजन अवधि के दौरान सर्वोच्च विकास दर कब प्राप्त हुई। 8वीं योजना में, 10वीं योजना के दौरान, 9वीं योजना के दौरान, 7वीं योजना के दौरान। तो नियोजन काल में मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ये जो योजनाएं दी गई हैं इनमें सबसे ज़्यादा विकास दर किसमें हुई। तो इसमें सबसे ज़्यादा विकास दर जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली, बी ऑप्शन में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर थी वह 7.7% थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 6.78% विकास दर थी। और इसी प्रकार से 9वीं पंचवर्षीय योजना में 5.35% विकास दर थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में 5.7% विकास दर प्राप्त की गई। तो इस प्रकार से सर्वोच्च विकास दर दिए गए ऑप्शनों में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 से 20। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रम मूल्य सिद्धांत निम्नलिखित में से प्रतिपादित किया गया था। तो श्रम का जो मूल्य सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था पूछा गया है। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो ने प्रतिपादित किया था श्रम का मूल्य सिद्धांत। तो एडम स्मिथ और रिकार्डो, ए और बी। कूट में क्या दिया गया है, ए और बी किसमें है, ए ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से 11 का सही आंसर ए है। अगला 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्लासिकीय व्यवस्था की विशेषता है। तो क्लासिकीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, उत्पादन तथा रोजगार को मौद्रिक कारक निर्धारित करते हैं। तो क्लासिकीय व्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार को मौद्रिक कारक निर्धारित नहीं करते हैं, यह गलत है। अर्थव्यवस्था स्वसमायोजन तंत्र है। तो अर्थव्यवस्था स्वसमायोजन तंत्र है कह सकते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्र में। प्रत्यक्ष विकास के लिए राजकीय कार्यवाही, तो प्रत्यक्ष विकास के लिए राजकीय कार्यवाही भी नहीं, हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है। और डी में क्या दिया गया है, राजकीय नियंत्रण की अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से स्टीमीकरण। तो यह सही है। तो बी और डी दो सही हैं। बी और डी किस में दिया गया है, बी और डी सी में दिया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, लोक व्यय में विस्थापन तथा संकेंद्रण प्रभाव की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है। तो लोक व्यय में विस्थापन और संकेंद्रण प्रभाव का जो प्रयोग किया था वह एलन टी पिकाक एवं जैक वाइनर द्वारा किया गया था, बाकी कोई अर्थशास्त्री इनके साथ नहीं था। तो एलन टी पिकाक और जैक वाइनर जो है बी ऑप्शन में दिया गया है और बी इसमें भी दिया गया है। तो 13 का सही आंसर बी है कूट में। अगला, मानव विकास सूचकांक का निर्माण किस संदर्भ में किया जाता है। संदर्भ का मतलब जो आयाम है, आयाम पूछे गए हैं। तो मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों को शामिल किया जाता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और आय, प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। तो संभावित आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर नहीं होगा। शिशु मृत्यु दर क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। ए में जन्म के समय
आयु संभाविता इसको शामिल किया जाता है। वास्तविक जीडीपी प्रति व्यक्ति ये भी शामिल किया जाता है। कुल प्रवेश अनुपात यह भी शामिल, प्रौढ़ साक्षरता दर यह शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ए गलत है। अगला जन्म के समय आयु संभावित ठीक है। वास्तविक जीडीपी प्रति व्यक्ति यह भी शामिल किया जाता है। संयुक्त कुल प्रवेश अनुपात प्रौढ़ साक्षरता नहीं शामिल की जाती, इसलिए यह भी गलत है। आयु संभाविता मतलब जीवन प्रत्याशा ठीक है। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय ठीक है। शिशु मृत्यु दर नहीं शामिल किया जाता है और साक्षरता शामिल किया जाता है, तो शिशु मृत्यु दर इसमें यह भी गलत है। अगला है जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी प्रति व्यक्ति और शिशु मृत्यु दर इसमें भी गलत है और साक्षरता। तो इस हिसाब से 14 नंबर प्रश्न के सारे क्वेश्चन गलत हैं। लेकिन अगर सी को देखा जाए, शिशु मृत्यु दर हटा दिया जाए, तो सबसे उपयुक्त जो आंसर है सी है। सी को शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय। अब अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में पूछा गया है असंतुलित विकास मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो असंतुलित विकास मॉडल का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वह हर्षमैन द्वारा किया गया था, ए सही है। H.S. सिंगर और राल्फ फ्रेबिस द्वारा किया गया था। 2 ही अर्थशास्त्री इसमें दिए गए हैं, बाकी किंडलवर्गर और रेगनरनर्स जो हैं यह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। रोस्टो और रोस्टो भी असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। पाल स्ट्रीटन भी असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। तो ए बी डी इसका सही आंसर है। देखते हैं ए बी डी कूट में कहाँ दिया गया है। ए बी डी तो कूट में दिया ही नहीं गया है। ए बी डी समर्थक असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्षमैन, सिंगरहंस, राल्फ फ्रेबिस और रोस्टो तथा किंडलवर्गर, लेवेंस्टीन, पाल स्ट्रीटन को शामिल किया गया है। तो इसमें इस हिसाब से ए और बी को लिया जा सकता है। ए और बी ए ऑप्शन में दिया गया है। बाकी किंडलवर्गर और रोस्टो को भी शामिल किया जाता है। तो 15 का सही आंसर ए कह सकते हैं। असंतुलित विकास क्या है? असंतुलित विकास का मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को चुनकर निवेश किया जाए तथा कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए। इन्हीं कुछ क्षेत्रों में निवेश की मितव्ययता से जो विकास किया जाए, इस विकास की रणनीति को असंतुलित विकास कहते हैं। असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्षमैन, सिंगरहंस, राल्फ फ्रेबिस, लेवेंस्टीन, पाल स्ट्रीटन, किंडलवर्गर और रोस्टो शामिल हैं। हर्षमैन एसओसी और डीएपी के माध्यम से विकास की बात करते हैं। लेवेंस्टीन क्रांतिक न्यूनतम प्रयास के अंतर्गत झटकों और प्रोत्साहनों की बात करते हैं तथा रोस्टो जो है विकास की 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। तो सही आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समृद्धि का हैरड डोमर मॉडल अवधारणाओं तथा उनकी समानता पर आधारित है। तो समृद्धि का हैरड डोमर मॉडल जो है जनसंख्या तथा उत्पादकता विकास पर आधारित है। निवेश तथा आय की औसत वृद्धि दर पर आधारित है। वास्तविक अभीष्ट तथा प्राकृतिक विकास दर पर आधारित है। यही सी सही है। सी 16 का सही आंसर सी है, क्योंकि हैरड डोमर ने अपने समृद्धि मॉडल में वास्तविक तीन जो है विकास दर या वृद्धि या समृद्धि दर की बात की थी, जिसमें वास्तविक अभीष्ट और प्राकृतिक समृद्धि दर को लिया गया है। अगला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर 16 का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर प्रश्न है फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। तो फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारक अनुपात सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ए और डी सही, ए और डी सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। अगला 18 नंबर प्रश्न है बढ़ते सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। तो बढ़ते सार्वजनिक खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों में जो है बढ़ते सार्वजनिक खर्चे मतलब एक प्रकार से राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं के अंतर्गत जो खर्च है वह एडोल्फ वैगनर द्वारा बताई गई बात है। एडोल्फ वैगनर ए ऑप्शन में है, तो ये सही है। बाकी क्रांतिक सीमा प्रकलन नहीं है, प्रशासनात्मक कुशलता प्रकलन नहीं है और आय की स्थिरता प्रकलन नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंतर्गत
दीर्घकालीन विकास सहायता किसके द्वारा दी जानी थी? तो ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंतर्गत दीर्घकालीन विकास सहायता जो है आईबीआरडी और आईडीए द्वारा दीर्घकालीन विकास सहायता दी जाने की बात की गई है। आईबीआरडी ए ऑप्शन में दिया गया है और आईडीए बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ए और बी, ए ऑप्शन में सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, हाँ ठीक है। आईबीआरडी और आईडीए जो है दीर्घकालीन विकास सहायता देता है। ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंतर्गत जो है वित्तीय संस्थाओं का गठन किया गया, जिन वित्तीय संस्थाओं में कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है तथा भुगतान संतुलन के संकट से मुक्ति के लिए अल्प अवधि के लिए जो विकास सहायता दी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से आईबीआरडी और आईडीए जो है दीर्घकालीन ऋण देता है विकास के लिए और भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए आईएमएफ जो है अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था कराता है। तो इस प्रकार से 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी रेखा इस प्रकार घोषित की है। तो हाल ही में गरीबी रेखा जो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा 26 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो बी और सी सही आंसर है, बी और सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला है 21 से 30 तक प्रश्न। निम्न प्रश्नों को पढ़िए और अभिकथन ए एवं तर्क आर का सही संयोजन नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा यह बताना है। अभिकथन ए, अल्पकाल में षड्यंत्र रचना की प्रवृत्ति रहती है। अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की प्रवृत्ति रहती है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता रहती है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता रहती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन सही है। स्पष्टीकरण है नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अभिकथन ए, अल्पकाल में उत्पादन की सीमांत लागत उत्पादन में उपयोग किए गए अतिरिक्त श्रम तथा सामग्री की लागत होती है और तर्क है उत्पादन में लगाए गए श्रम तथा सामग्री ही अल्पकाल में घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन की सीमांत लागत उत्पादन में उपयोग किए गए अतिरिक्त श्रम तथा सामग्री की लागत होती है तथा उत्पादन में लगाए गए श्रम तथा सामग्री ही अल्पकाल में घटते बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। अभिकथन ए, व्यापार नीति के उदारीकरण के बाद हुए सुधारों ने भारत की उन्नति को उद्दीप्त किया है। सही है। निजी उद्यमों को भारत के उत्पादन उद्यमों की उन्नति में योगदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। निजी उद्यमों को भारत, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। किसमें दिया गया है? ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए 23 का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर प्रश्न है। अभिकथन क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जा सकता है वे पूर्णतः निजी वस्तुएं होती हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जाता है वह निजी वस्तुएं होती हैं। ठीक है। अगला, राज्य द्वारा ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई नहीं जाती हैं। हाँ ठीक है, कराई नहीं, राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती, व्यक्ति को खरीदना पड़ता है अपना पैसा लगाकर। निजी वस्तुओं को, सार्वजनिक वस्तुएं राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इस प्रकार से 24 का सही आंसर ये है। अगला 25 नंबर प्रश्न है। अभिकथन में क्या कह रहा है कि एक देश निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है। ठीक है। आर, निर्धन देश की आय न्यून होती है इसलिए
उनकी बचत और निवेश कम होती है। कम निवेश उनकी उत्पादन क्षमता को सीमित करता है, जिससे न्यून उत्पादन और आय का परिणाम निकलता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, यह भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ए आर का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, 25 बी सही है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, अभिकथन ए है, समस्त ऐतिहासिक घटनाएं किसी समाज के विभिन्न समूहों और श्रेणियों के बीच के निरंतर आर्थिक संघर्ष का परिणाम होता है। ठीक है, क्योंकि समस्त आर्थिक, यह बात जो है कार्ल मार्क्स द्वारा कही गई है कि समस्त ऐतिहासिक घटनाएं किसी समाज के विभिन्न समूहों और श्रेणियों के बीच के निरंतर आर्थिक संघर्ष का ही परिणाम होता है। ठीक है, और आर तर्क क्या है, यह संघर्ष उत्पादन की विधि और उत्पादन के एजेंडों की भूमिका को दिए जाने वाले मान के बीच द्वंद्व के कारण होता है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है 26 का बी है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, केएल, अभिकथन क्या है, केएल समयांतर के पश्चात अनुपात के संतुलित मूल्य की दिशा में समायोजित होता है। और तर्क क्या है, क्योंकि उत्पादन में तकनीक गुणांक स्थिर होता है। इसमें क्या है, केएल समयांतर के पश्चात अनुपात के संतुलित मूल्य की दिशा में समायोजित होता है। ठीक है, ये है। और क्योंकि उत्पादन में तकनीक गुणांक स्थिर होता है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, बी सही है, 27। अगला 28 नंबर प्रश्न है, निवेश से मांग प्रभाव होता है। निवेश से मांग प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि निवेश अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा आय को बढ़ाता है, यह भी सही है। निवेश से मांग प्रभावित होती है और निवेश अर्थव्यवस्था में उत्पादकता तथा आय बढ़ाता है। निवेश से मांग प्रभाव होता है, मांग प्रभावित नहीं, मांग प्रभाव होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी सही हो जाएगा, 28। अगला 29 नंबर प्रश्न है, भारतवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, यह सही है। और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाया जाना चाहिए। तो दोनों सही हैं, तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाया जाना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, ए का आर सही स्पष्टीकरण भी है, 29 ए सही है। अगला है 30 नंबर प्रश्न, है, अभिकथन निम्नलिखित समाश्रयण समीकरण में y बराबर a प्लस बी एक्स ए वाई का स्वायत्त मूल्य दर्शाता है। और तर्क क्या है, यदि x बराबर 0 y बराबर a रहता है, अतः a y का न्यूनतम मूल्य है, जो कि y पर x के लिए प्रभाव से स्वतंत्र है। तो इसमें ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए और आर दोनों सही, सही व्याख्या कर रहा है, ए सही है। अगला है 31 नंबर प्रश्न है, निम्न क्या है, प्रश्न संख्या 31 से 40 तक पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही क्रम का चयन कीजिए। क्या सही क्रम चयन करना है, मांग सिद्धांत के क्रमिक विकास के क्रम की शिनाख्त कीजिए। तो मांग के सिद्धांत का कैसे विकास हुआ है, इसकी शिनाख्त करनी है। तो मार्शल का मांग सिद्धांत, अधिमान वक्र रेखा, स्वप्रकाशित अधिमान सिद्धांत, मांग का मंद अधिमान क्रम सिद्धांत। तो सबसे पहले जो है मार्शल का मांग सिद्धांत आया। मार्शल का मांग सिद्धांत जो है, मार्शल ने अपना मांग सिद्धांत 1890 में दिया, फिर अनधिमान वक्र 1906 में आया, फिर इसके बाद स्वप्रकाशित अनधिमान वक्र 1938 और फिर मांग का मंद अनधिमान वक्र 1956 में आया। यह सिमुल्सन द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से ए बी सी डी हो जाएगा। ए क्योंकि मार्शल का मांग सिद्धांत, फिर अनधिमान वक्र, स्वप्रकाशित अनधिमान वक्र और फिर अनधिमान वक्र। तो ए बी सी डी यह सही क्रम ही लगा है। तो यह जब सही क्रम लगा है तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित सिद्धांतों के सही काल
क्रमिक क्रम को पहचानिए। सिद्धांतों के कालक्रमिक सही क्रम को एक मांग के सिद्धांत मुद्रा के सिद्धांत है, मुद्रा परिमाण के सिद्धांत हैं। तो इसमें जो है सबसे लास्ट में टोबिन मुद्रा की मांग का टोबिन का सिद्धांत आया था। सी जिसमें होगा वही सही होगा। सी जिसमें लास्ट में होगा, तो ए कट गया और डी कट गया। फिर सबसे पहले अगर देख लेते हैं कौन सिद्धांत आया, तो सबसे पहले फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत आया है 1911 में, फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। तो ऐसे इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत बी में आया है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो है 1911 में फिशर द्वारा दिया गया। मुद्रा का कैम्ब्रिज सिद्धांत जो है, या मुद्रा का सिद्धांत का कैम्ब्रिज रूप जो है, वह 1936 में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। बामेल का इन्वेंट्री सिद्धांत 1952 में बामेल द्वारा दिया गया। और मुद्रा का टोबिन सिद्धांत 1956 में दिया गया। तो इस प्रकार से BADC बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही कालक्रमबद्ध की पहचान कीजिए। केन्ज उपभोग आय, आयु चक्र परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना। तो फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना सबसे नई परिकल्पना है, जिसे जीवन चक्र परिकल्पना जीवन चक्र परिकल्पना जो है सबसे स्थायी आय परिकल्पना, सबसे नई परिकल्पना है, जिसे आयु चक्र परिकल्पना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सबसे लास्ट में बी होगा। जीवन चक्र परिकल्पना या आयु परिकल्पना बी में दिया गया है, बी होगा। और जीवन चक्र या आयु परिकल्पना 1966 में मोदिग्लियानी द्वारा दी गई थी। और इसी प्रकार से केन्ज द्वारा 1936 में केन्ज उपभोक्ता कार्य दिया गया, तो ए हो जाएगा, ए और लास्ट में बी। फिर इसके बाद सापेक्ष आय परिकल्पना डी जनवरी द्वारा 1949 में दी गई। सापेक्ष आय परिकल्पना सी हो जाएगा, डी जनवरी द्वारा 1949 में दी गई। और स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन द्वारा 1957 में दी गई। स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन द्वारा 1957 में दी गई थी, तो डी हो जाएगा। इस प्रकार से ACDB हो जाएगी सही आंसर। केन्ज उपभोक्ता कार्य 1936 में केन्स द्वारा दिया गया। सापेक्ष आय परिकल्पना 1949 में डी जनवरी द्वारा दी गई। स्थायी आय परिकल्पना 1957 में फ्रीडमैन द्वारा दिया गया। और जीवन चक्र परिकल्पना, या कह सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, आयु चक्र परिकल्पना 1966 में मोदिग्लियानी द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से ACDB सी आंसर सही है। अगला है 34 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के आर्थिक विकास मॉडल के काल क्रमबद्ध चरणों की पहचान कीजिए। तो मार्क्स के आर्थिक विकास मॉडल का जो चरण है उसमें अतिरेक मूल्य, ठीक है, सी पहला हो जाएगा अतिरेक मूल्य। फिर इसके बाद पूंजी संचयन, बी। फिर इसके बाद पूंजीवादी संकट, ए। फिर इतिहास का पदार्थवादी विश्लेषण, डी। तो CBAD डी ऑप्शन सही है। 34 का सही आंसर डी है। अगला, हैरड विकास मॉडल की क्रमिक प्रक्रिया क्या है। तो हैरड विकास मॉडल की क्रमिक प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें दिया गया है सामान्य वृद्धि, अभीष्ट वृद्धि, वास्तविक वृद्धि और अपसारिता। तो क्रमिक प्रक्रिया क्या है, वास्तविक वृद्धि दर है। वास्तविक वृद्धि दर सी। फिर इसके बाद अभीष्ट वृद्धि दर, बी। फिर सामान्य वृद्धि दर, ए। और फिर अपसारिता, डी। तो CBAD बी ऑप्शन सही है। अगला है, सार्क सदस्यों के शिखर सम्मेलनों को जिस क्रम में आयोजित किया गया है उन क्रमों को सही से व्यवस्थित करें। तो बेंगलुरु, काठमांडू, नई दिल्ली और इस्लामाबाद। तो नई दिल्ली का सम्मेलन जो है वह 2007 में हुआ, भारत में 2007 में नई दिल्ली में हुआ।
फिर बेंगलुरु का सम्मेलन 1984 में हुआ। इस्लामाबाद में 2004 में सम्मेलन हुआ। और काठमांडू में जो सम्मेलन हुआ वह 2002 में हुआ था। तो 1984, 2002, फिर 2007, फिर 2002, फिर 4, फिर 7। तो बेंगलुरु, तो BDCA सी ऑप्शन में दिया गया, सी सही है। अगला है अदायगी लेखा के बकाया संरचना में निम्न मदों को उनकी सम्मिलितता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। कैसे क्रमबद्ध करना है? तो सबसे लास्ट में जो अदायगी लेखा के बकाया जो बैलेंस शीट बनाई जाती है आयात निर्यात की, उसमें सबसे लास्ट में भूल और त्रुटियों को शामिल किया जाता है। मतलब बी सबसे लास्ट में होगा, सबसे अंत में होगा बी। सबसे पहले पूंजी खाता ए, फिर चालू खाता सी, फिर कार्यालय निपटान लेखा डी। ACDB है कहीं? ACDB है ही नहीं इसमें। बी डी सबका, तो इधर से देखते हैं डी ए अदायगी लेखा के बकाया संरचना में। तो चालू लेखा सी पहले हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा पूंजी लेखा, फिर डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। यह बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के वित्त आयोग के चेयरमैनों के रूप में नियुक्ति की क्रमबद्धता को पहचानिए या बताइए। कौन से चेयरमैन कब बनाए गए थे? तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी सही आंसर है। सबसे पहले चेयरमैन के नियोगी हैं, फिर AK चंदा हैं, फिर AK ब्रह्मानंद रेड्डी हैं, और फिर NKP साल्वे हैं। और अगर वर्तमान में जो चेयरमैनों की बात की जाए वित्त आयोग के, तो 12वें चेयरमैन से हम लोग जान लेते हैं। 12वें वित्त आयोग के चेयरमैन C रंगराजन साहब थे। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन विजय केलकर जी थे। 14वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन YB रेड्डी को बनाया गया था। 14वां वित्त आयोग 2015 से 20 तक लागू किया गया। और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो हैं NK सिंह थे। 15वां वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 तक रहा। और 16वें वित्त आयोग की घोषणा की गई है। तो 16वां वित्त आयोग जो है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, और जो 2025 से 30 तक चलेगा। तो इस प्रकार से यह वित्त आयोग के अध्यक्षों के प्रमुख नाम थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 39 नंबर, निम्नलिखित को उनके लागू होने के क्रमबद्ध कीजिए। कालानुसार क्रमबद्ध करना है। आयकर, व्ययकर, मूल्यवर्धित पैठ, आनुषंगिक लाभ कर। तो सबसे पहले आयकर 1860 में लागू किया गया था, तो ए हो जाएगा। मूल्यवर्धित या पैठ जो है फिर लागू किया गया, फिर व्ययकर लागू किया गया, और फिर आनुषंगिक लाभ कर डी सबसे लास्ट में होगा। डी सबसे लास्ट में किस में है? ACBD ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें क्या है? निम्नलिखित को उनके विकसित होने के क्रम में जमाइए। विकसित होने के क्रम में जमाने का मतलब हुआ दो निदर्शनों के माध्यमों के बीच अंतर का गॉसेट का टी परीक्षण। पहले होगा गॉसेट का टी परीक्षण, बी हो जाएगा। फिर फिशर का F सार्थकता परीक्षण, ए हो जाएगा। फिर पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, सी। फिर स्पीयरमैन का कोटि अंतः सहसंबंध गुणांक, टी हो जाएगा। तो BACD बी ऑप्शन में दिया गया है। अब अगला प्रश्न है 41 से 50 तक। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सूची फर्स्ट तथा सेकंड से मदों का मिलान कीजिए।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है, कुंचित या विकुंचित मांग परिकल्पना। तो विकुंचित मांग परिकल्पना पाल शिवजी द्वारा दी गई है, पाल शिवजी द्वारा दी गई उदाहरण है विकुंचित मांग परिकल्पना। ए सेकंड से मिलान होगा। बी अल्पाधिकार का विक्रय अधिकतमीकरण मॉडल ए विलियम बामेल द्वारा दिया गया। समाज कल्याण मानदंड जो है सी बर्गरसन द्वारा दिया गया, फोर्थ से मिलान हो जाएगा। अदृश्य शक्ति नियम जो है एडम स्मिथ द्वारा दिया गया, डी थर्ड से मिलान हो जाएगा। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम जो है यह जेम कीन्स द्वारा दिया गया, ए का मिलान हो जाएगा। सेकंड से ब्याज का समयाधिमान सिद्धांत, तो ब्याज का समयाधिमान सिद्धांत फिशर द्वारा दिया गया, तो बी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, बी का मिलान हो गया फर्स्ट से। और सी ए का मिलान हो गया सेकंड से। आगे क्या है, आगे देखते हैं लोक विकल्प दृष्टिकोण। तो लोक विकल्प दृष्टिकोण जो है यह गार्डन टुल्को द्वारा दिया गया, सी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। और डी खुली अर्थव्यवस्था का ISL मॉडल, तो मुंडेल फ्लेमिंग द्वारा दिया गया था, तो थर्ड हो जाएगा डी का। तो डी का थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ए का सेकंड से हो जाएगा, बी का फर्स्ट से, सी का फोर्थ से और डी का थर्ड, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट में मध्याह्न भोजन स्कीम, तो मध्याह्न भोजन स्कीम ए का मिलान हो जाएगा सेकंड से, 1995 में चालू की गई। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी का क्रियान्वयन हुआ 2006 में, तो बी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। नगदी रिजर्व अनुपात, तो नगदी रिजर्व अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई व्यवस्था है, सी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। और विभाज्य कर वित्त आयोग द्वारा, डी का मिलान हो जाएगा थर्ड से। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति बैंक दर, मौद्रिक नीति बैंक दर ए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए का मिलान हो जाएगा मौद्रिक नीति बैंक दर फोर्थ से। व्यापार नीति आयात निर्यात नीति, बी का मिलान थर्ड से। साख नीति जो है यह मार्जिन मनी या सीमांत मुद्रा, सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। और राजकोषीय नीति कर की दर, डी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ए ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जेएम बुकानन, तो इसमें फिंडले सिराज, जेएम बुकानन, एपी लर्नर, क्या है इसमें जेएम बुकानन ए का मिलान हो जाएगा। लोक विकल्प सिद्धांत थर्ड से, जेएम बुकानन द्वारा लोक विकल्प सिद्धांत दिया गया। बी फिंडले सिराज द्वारा लोक व्यय के नियम दिए गए। आर.एन. भार्गव द्वारा संघीय वित्त का सिद्धांत दिया गया। और एपी लर्नर द्वारा कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत दिया गया। तो ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ और डी सेकंड, मतलब बी ऑप्शन सही है 45। अगला 46 नंबर प्रश्न है पूंजी की जैव संरचना या जैव रचना। तो पूंजी की जैव रचना जो है वह कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई अवधारणा है। ए का मिलान है, फिर कार्ल मार्क्स ए थर्ड, फिर प्राकृतिक नियम का सिद्धांत। तो प्राकृतिक नियम का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दिया गया, फोर्थ से हो जाएगा। नवीनीकरण, तो नवीनीकरण सुम्पीटर द्वारा नवप्रवर्तन की बात की गई है, सुम्पीटर सेकंड से हो जाएगा। और असंतुलित विकास हर्षमैन द्वारा दी गई अवधारणा है, फर्स्ट से हो जाएगा। तो ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड और डी फर्स्ट, डी में ही ए में ही दिया गया है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो 46 सही आंसर ए है। अगला 47 नंबर प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। निम्न आय संतुलन फंदा,
तो निम्न आय संतुलन फंदा जो है वह नेल्सन द्वारा दी गई अवधारणा है। तो ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। दरिद्रता माप गरीबी की माप जो है सुरेश तेंदुलकर द्वारा की गई थी। बी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। मुक्त व्यापार जो है मुक्त व्यापार एडम स्मिथ द्वारा दी गई अवधारणा है। नहीं, हाँ एडम स्मिथ। तो सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। और औद्योगिक रिजर्व सेना कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई अवधारणा है। तो डी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। तो डी फर्स्ट से, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निरपेक्ष लागत लाभ नियम। तो निरपेक्ष लागत लाभ नियम जो है रिकार्डो द्वारा बताया गया है। ए का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत निरपेक्ष लागत लाभ एडम स्मिथ द्वारा दी गई उदाहरण है भाई। तुलनात्मक लागत लाभ रिकार्डो द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत हाइबर्लर द्वारा दी गई, हेक्सर-ओलिन द्वारा दी गई अवधारणा है। अवसर लागत सिद्धांत हाइबर्लर द्वारा दी गई अवधारणा है। तो ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकेंड हेक्सर-ओलिन और डी फर्स्ट हाइबर्लर। तो थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट बी आंसर सही है। 48 अगला 49 नंबर प्रश्न है मौद्रिकवाद मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई उदाहरण है। ठीक है। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। तो ए का मिलान 4 से सिर्फ बी में ही दिया गया है। बाकी रोजगार गुणक, तो रोजगार गुणक जो है आर.एफ. काहन द्वारा दी गई उदाहरण है। संतुलित बजट गुणक, तो संतुलित बजट गुणक जो है टी. हैवलमो द्वारा दी गई उदाहरण है। और तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना, तो तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना जॉन मुथ द्वारा दी गई अवधारणा है। तो इस प्रकार से 49 का सही आंसर बी है। अगला 50 नंबर प्रश्न है संभाव्यता सिद्धांत, माध्य, सामान्य वितरण, प्रतिदर्श सैंपल। तो संभाव्यता सिद्धांत अनिश्चित घटनाएं, ए का सेकंड से मिलान हो जाएगा। तो ए का सेकंड से सिर्फ सी में दिया गया, इसलिए सी सही आंसर हो जाएगा। माध्य वितरण को निरूपित करने वाला एकल मान हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा सामान्य वितरण, तो सामान्य वितरण जो है एम माध्य 4 से मिल जाएगा। और प्रतिदर्श सैंपल जनसंख्या का लघु प्रतिरूप हो जाएगा। तो यह सही हो जाएगा, सी आंसर सही है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने दिसंबर 2012 में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर करवाया गया था, उस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।